अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस टू क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। वैसे ये और बात है कि मैं सुबह जब कॉफ़ी की तलाश में निकला, अमेरिका में क्रिसमस की बड़ी भरपूर किस्म की छुट्टी होती है। सारी मार्केट्स जो हैं, फूड प्लेसेस बंद हो जाती हैं। मैंने कोई तकरीबन 5-6 मील मैंने वॉक किया, उसके बाद मुझे एक कॉफ़ी शॉप जो है वो खुली मिली, वो बंद हो गई अब। और रास्ते में मुझे और इस कॉफ़ी शॉप में और रास्ते में मुझे बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला, बिकॉज़ एक पुरानी आदत है कि मैंने अपनी एक जुस्तजू है कि चीज़ें पूछनी होती हैं। मैंने हर शख्स से पूछा कि आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, क्या क्रिसमस जो है तुम्हारे लिए, आपके लिए एक रिलीजियस फेस्टिवल और इवेंट है या ये कल्चरल है? लोग सोच में पड़ गए और तकरीबन 99% लोगों ने मुझे जो इसका जवाब दिया। वैसे मैं एक बहुत ही एफ्लुएंट इलाके में, पढ़े लिखे इलाके में रहता हूँ, जहाँ मेरा ख्याल है सारी पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है, एफ्लुएंट है, अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भी एक बायस है इसका, सारी सिचुएशन का, बिकॉज अगर गरीब इलाकों में आप रहेंगे, लेसर एजुकेटेड एरियाज में रहेंगे, तो मुख्तलिफ जवाब आपको मिल सकता है। लेकिन मुझे जो जवाब मिला 99% वो ये है कि क्रिसमस हमारे लिए हॉलीडेज हैं, ये एक कल्चरल इवेंट है और इसकी कोई ख़ास रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है आज अमेरिका में, कम अज़ कम जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वो लोगों के लिए नहीं है। वेल, हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इतना अपडेट ज़रूर कर दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने असूली तौर पे फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को छीन कर, बल्ले के निशान छीन कर जो फैसला किया है, उसके खिलाफ वो अगले दिन जो शुरू हो रहा है, मंगल का दिन अब जो शुरू होगा, वो पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे। ये एक बड़ा दानिशमंदाना फैसला है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से बात करूंगा अगले एक वीलॉग के अंदर। इस वक्त मैं आपके सामने एक बड़ा डिफरेंट किस्म का इशू लेकर आना चाहता हूँ। एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन है। हुआ ये कि मेरा फैसला ये था कि मैं यहाँ कॉफ़ी शॉप पे बैठ के कैचअप करूँ, जो रीजनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनको देखूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ूँ, फॉरेन अफेयर्स को पढ़ूँ, फॉरेन पॉलिसी को पढ़ूँ। वो तो मैंने इतना पढ़ा दिया, लेकिन दरमियान में मैंने वीलॉग देखने शुरू कर दिए और वजाहत सईद खान का, वजाहत साहब का एक बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ी इंटेलिजेंट डिस्कशन जो उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमनिस्ट सदानंद धूम के साथ उन्होंने की, चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने डिस्कशन की। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी नुआंस्ड डिस्कशन को मेरा ख्याल है सिर्फ 38,000 लोगों ने देखा। ये डिस्कशन इतने हाई कैलिबर की है, इतनी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है, इतनी सब्सटैंटिव डिस्कशन है कि मैंने उसके बाद फिर इस पर ट्वीट भी किया और मैंने कहा कि आयरनी है कि इसे बहुत कम लोगों ने देखा है। इससे तो मिलियन पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी ओरिजिन लोगों को ये डिस्कशन देखनी चाहिए थी, फॉर द शेयर इंटेलिजेंस एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ दैट डिस्कशन। सो आई स्ट्रांगली कंग्रेचुलेट वजाहत सईद खान फॉर दिस डिस्कशन। मैंने उस हवाले से ट्वीट भी किया है और मैं इस डिस्कशन को, और मैंने अपने ट्वीट के अंदर भी मैंने ये कमिट किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं इस डिस्कशन के ऊपर, चूँकि ये बहुत हद तक अंग्रेज़ी में डिस्कशन थी, मैं इसके ऊपर एक उर्दू का वीलॉग करूँगा, अपना एक कमेंट और अपना तबसरा जो है इसके ऊपर लेकर आऊँगा, इस डिस्कशन के ऊपर। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन भी एक कॉन्टेक्स्ट में हुई। सदानंद धूम जो हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, बेंगलोर से हैं या बनारस से हैं, मेरे से भी उनकी मुलाकात है। बहुत ही नफीस शख्सियत हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सेंसिटिव, वेरी एजुकेटेड मैन, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर भी हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमिस्ट हैं। उनकी अहलिया जो है वो भी एक अमेरिकन थिंक टैंक के अंदर काम करती हैं, उनका भी बड़ा रोल है इंडो पाकिस्तानी हिस्ट्री के ऊपर और उसके मामला पे वो बहुत डील करती हैं। तो सदानंद धूम ने चंद दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर अपना एक कॉलम लिखा, अपना एक ऑपेड पीस लिखा, ओपिनियन पीस, जिसका उन्वान बड़ा कंट्रोवर्शियल था। उस पीस का उन्वान ये था, ये मैंने बहुत से पॉइंट्स अपने पास लिख के रखे हुए हैं, मैंने आज फैसला किया कि मैं पॉइंट्स देख देख के मसलसल बात करूंगा, बिकॉज कई दफ़ा वैसे तो टेलीविज़न की आदत है कि आप 20-25 मिनट में बहुत आसानी से कोई नुक्ता, कोई पॉइंट देखे बगैर एक तकरीर पूरी कर देता हूँ, लेकिन उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि अल्फाज का चुनाव भी ठीक नहीं रहता, थोड़ी सी डिस्कशन सुपरफिशियल भी हो जाती है, उसमें डेप्थ की भी कमी होती है। मैंने यह है कि पॉइंट्स लिखे हैं और मैं स्ट्रिक्टली, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि इन पॉइंट्स को देख देख के मैं बात करूँ। तो इसका जो उन्वान है, जो कॉलम लिखा सदानंद ने, वो ये था कि इमरान खान्स कम बैक वुड बी पाकिस्तान्स सेटबैक। इमरान खान्स कम बैक वुड बी पाकिस्तान्स सेटबैक। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका की बड़ी इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन है, लेकिन इसकी बाकी सारी खराबियों के अलावा इसकी जो सबसे बड़ी खराबी है कि ये इसेंशली सब्सक्रिप्शन और प्रोटेक्टेड है, अनलाइक न्यूयॉर्क टाइम्स जिसके 10-8 कॉलम आप फ्री भी पढ़ सकते हैं महीने के अंदर अगर आपने उसकी ईमेल से रजिस्टर किया हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल मेरा ख्याल है फ्री पीसेस भी लोगों को नहीं पढ़ने देता, तो इस वजह से भी इस पीस को मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने कम ही पढ़ा।
लेकिन ये पीस बहुत पढ़ने वाला था। ये पीस जो है ये थोड़ा सा जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक सुपरफिशियलिटी का आपको एहसास होता है, लेकिन असल में ये सुपरफिशियल से ज़्यादा इसके अंदर वो टिपिकल बायसेस हैं जो एक इंडो अमेरिकन लेंस से जब पाकिस्तान को और मुस्लिम दुनिया को देखा जाता है तो इसके अंदर वो एक लेंस, वो देखने का जो अंदाज है वो आपको इसके अंदर नज़र आता है। और मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर लिखूंगा या बोलूंगा, फिर मैंने सोचा कि सदरनंद कहीं नाराज़ी ना मुझसे हो जाए, बिकॉज सदरनंद के साथ अच्छी दुआ सलाम है, और अगर मैंने इसकी अपनी क्रिटिकल डायसेक्शन की होती ट्वीट लिख के तो मुझे लगता था कि वो शायद मुझसे खफा हो जाएंगे, तो मैंने इस वजह से नहीं किया। लेकिन अब चूंकि इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई और जब मैंने वो डिस्कशन देखी तो मैंने देखा कि वजाहत ने बहुत अच्छा सदानंद को ग्रिल किया, क्वेश्चन पूछे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वजाहत सईद खान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रखा। और सदानंद जो है ही ऑल्सो गिव अ वेरी गुड अकाउंट। जो एक्चुअल कॉलम था वॉल स्ट्रीट जर्नल का उसके मुकाबले में जो डिस्कशन हुई है बिटवीन वजाहत सईद एंड सदानंद धूम, वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंटिव है, ज़्यादा नुआंस्ड है। और सदानंद ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कि इमरान खान की क्या खूबियाँ हैं और इमरान खान की क्या कमज़ोरियाँ हैं सदानंद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक एक सोफिस्टिकेटेड इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडियन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सदानंद ने। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये डिस्कशन देखें, इसको ढूंढें। वजाहत सईद का 3 दिन पहले का ये एक वीडियो डिस्कशन है, इसको देखें, उसको देखें। मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा ने अपनी नाआकबत अंदेशी के नतीजे में एंड फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड द थ्रस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया फॉर द पास्ट 1000 ईयर्स, जो 1000 साल की तारीख का जो थ्रस्ट है, उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको ना अंडरस्टैंड करने की वजह से जो सरेंडर किया है इंडो अमेरिकन प्लान के सामने, वो 1971 के सरेंडर से बहुत बड़ा है। 1971 का जो सरेंडर था वो तो एक फिजिकल सरेंडर था, लेकिन जो अब आपने सरेंडर किया है, जो जनरल बाजवा ने सरेंडर करा दिया है इस इंस्टीट्यूशन को, ये दर हकीकत एक होलिस्टिक सरेंडर है, ये एक सेरेब्रल सरेंडर है, ये एक इंटेलेक्चुअल सरेंडर है। पूरी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है आपने सरेंडर कर दी है। वो तो शुक्र करें कि मुल्क जो है वो को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और लोगों को अभी तक ठीक तरह से समझ ही नहीं आई, खुद इदारे के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस किस्म का सरेंडर जो है वो जनरल बाजवा ने, उनके जानशीनों ने कर दिया है। बहरहाल ये मेरा एक कमेंट था जो मैं फीलिंग आपसे शेयर करना चाहता था। अब मैं आ जाऊँ उस चीज़ के ऊपर कि पहले मैं कुछ और भी इसमें एडमिशन कर लूँ, बहुत ज़रूरी है क्या नाम। देखिए, इमरान खान इज़ अ मैन, इंसान खता का पुतला है। इमरान खान बाय नो मीन्स और पॉलिटिशियन भी है, और हर पॉलिटिशियन और हर इंसान की तरह, और पॉलिटिशियंस की गलतियां एक आम इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़्यादा बड़ी होती हैं पॉलिटिशियंस की, बिकॉज पॉलिटिशियंस एक डिफरेंट मसनूई फील्ड के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इमरान खान की गलतियां बहुत हैं। इमरान खान इज़ नॉट इनफेलिबल। फिर हर पॉलिटिशियंस की बड़ी गलतियां होती हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की भी बड़ी गलतियां हैं, उनके भी बड़े ईगो के प्रॉब्लम है। दुनिया के हर पॉलिटिशियन के मसले हैं। बाइडन के बड़े फ्लॉज हैं, ट्रंप के बड़े फ्लॉज हैं। मुझे एक पॉलिटिशियन का नाम कोई बता दे दुनिया में, सोचें ज़रा इसमें, जिसके अंदर गलतियां, कमज़ोरियां, कोताहियां जो हैं वो नहीं होंगी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बट इमरान खान की बड़ी गलतियां, फॉर इंस्टेंस मैं ये समझता हूँ कि जब इमरान खान ने तकरीर की जिसमें कहा शैकल्स ऑफ स्लेवरी, तो वो इमरान खान ने बहुत अनडिप्लोमेटिक बात की। ये जुमला जो है ना, ये अगर औरिया मकबूल जान साहब या हारून रशीद या मैं कहीं कह देता अपने किसी वीलॉग के अंदर प्रोग्राम में, तो हमारे मुंह पे तो ये ठीक था, लेकिन एक स्टेट्समैन जो है जिसका ताल्लुक मगरब के साथ, मगरब, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, एंड अंडर दैट रिलेशनशिप की जो बाइंड ऐसी थी कि एक पाकिस्तानी स्टेट्समैन जो है उसके मुंह से ये अल्फाज शैकल्स ऑफ स्लेवरी जो है, गिवन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट 20 ईयर्स इन रिलेशनशिप, नहीं निकलने चाहिए थे। इसी तरह जब उन्होंने वो एक फेमस इंटरव्यू में कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, वो भी बड़ा गलत था। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, उसके जवाब कुछ और तरह से होना चाहिए था कि अगर हमारे सामने ऐसी रिक्वेस्ट आएगी तो हम देखेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको एग्जामिन करेंगे, अभी तो उस स्टेज पे हम आए नहीं हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो एक अनवाइज अटरेंस थी अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। इसी तरह एक और मैं चीज़ आपको कहने लगा हूँ जिससे आपको शौक होगा बहुत ज़्यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान ने तकरीर की, वो तकरीर बहुत जज्बाती थी। उस तकरीर का सारी ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई थी,
जब वो तकरीर इमरान खान कर रहे थे तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तालियां बजाने और डेस्क बजाने वाले सारे उनके अपने ही बाय एंड लार्ज 90% पाकिस्तानी डेलीगेशन के पॉलिटिशियन जो हैं वो बैठे हुए थे। वो तकरीर उस जहाँ तक वो इनिशिएटिव का ताल्लुक है अक़वाम मुत्तहिदा में, जो पाकिस्तान ने और इमरान खान ने उसमें जो कंट्रीब्यूशन की, और पाकिस्तान वाज नॉट द ओनली कंट्री, उसमें टर्की का भी, ईरान का भी और भी मुस्लिम ममालिक का बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी, और इमरान खान का रोल उसमें बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन वो तकरीर बहुत जज्बाती थी, और जब वो तकरीर इमरान खान ने की तो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों से पूछा कि भाई ये इसका स्क्रिप्ट किसने लिखा था, तो मुझे पता चला कि ये इमरान खान ने खुद ही लिखा था, ये फ़ॉरेन ऑफिस का लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं था। ये एक गलती थी। ऐसी तकरीर जो है उसको फ़ॉरेन ऑफिस से वेट होना चाहिए था, ये फ़ॉरेन ऑफिस की तकरीर होनी चाहिए थी। उसमें इमरान खान कुछ अपने अल्फाज के जुमले ज़रूर ऐड कर लेते, लेकिन उसमें जो एक्चुअल मैसेज जाना चाहिए था, जो उसमें से नहीं गया, उसमें से वो ये जाना चाहिए था कि 2 बिलियन जो मुसलमान हैं दुनिया के, अगर किसी वजह से, जिस तरह से मगरबी ज़राए अबलाग के बहुत से वेस्टेड लॉबीज़ अपने आप को कंडक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में अगर 2 बिलियन मुसलमान जो हैं वो सदमे का शिकार होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं, उनके अंदर हिजान पैदा होता है, तो जो इमर्जिंग जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर ये 2 बिलियन मुस्लिम्स को अपना एक रोल प्ले करना है, तो ये उस हिसाब से ये ठीक नहीं है। और हम चाहते हैं कि एक मरबूत, इंटीग्रेटेड, ग्लोबली होलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर हो, और उसमें बेहतर कंट्रीब्यूशन मुस्लिम्स कर सकेंगे, सारी सिविलाइजेशंस कर सकेंगी। अगर ये इस्लामोफोबिया का जो मसला है, और ये जो इस्लाम के ऊपर अटैक होते हैं, और मोहम्मद प्रॉफिट में पीस बी अपॉन हिम के ऊपर जो अटैक होते हैं, इसे हमें कंट्रोल करना है, उसके अंदर ये थ्रस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें ये थ्रस्ट नहीं थी। वंस अगेन वो स्टेट्समैन का जो लेवल मेरे हिसाब से होना चाहिए था, उससे वो नीचे फॉल करती है। बट एज आई हैव सेड अर्लियर कि पॉलिटिशियन जो हैं और इंसान जो है वो खता का पुतला है, इनफेलेबल नहीं होता कोई भी इंसान, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाए उन 3 पॉइंट्स के ऊपर जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी डिस्कशन हुई वजाहत और सदानंद के दरमियान। और सदानंद का जो पीस था वॉल स्ट्रीट जर्नल का, उसमें बेसिकली इमरान खान के 3 इशूज़ उन्होंने निकाले कि इमरान खान क्यों अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान इलेक्शन, वैसे तो उन्होंने लिखा है कि फ़ौज जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ सफ़ारा है, और फ़ौज चूँकि सफ़ारा है तो इसलिए इमरान खान जो है उसका वापस आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इमरान खान उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान की तारीख़ का ग़ालिबन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरिज़मेटिक लीडर है, और बड़ा ख़तरा इस चीज़ का है कि बावजूद फ़ौज की रेजिस्टेंस के इमरान खान का ब्रांड रहेगा। अगर इमरान खान इलेक्शन ना भी जीता तो किसी और तरह से वो वापस आ जाएगा, बिकॉज उसका जो ब्रांड है वो बड़ा पॉपुलर है, इज़ अ वेरी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। और वो साथ तक उन्होंने बिल्कुल सही लिखा कि 75 बरस की तारीख में पाकिस्तान में इमरान खान की तरह का कोई सियासी लीडर नहीं आया। इससे पहले हम उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कंपेयर किया करते थे, लेकिन वो कंपेरिजन्स अब मांद पड़ गए हैं। टू दैट एक्सटेंट सदानंद धूम का एनालिसिस जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3 उन्होंने बहुत बड़ी खराबियां निकाली इमरान खान के अंदर, उन 3 खराबियों की तरफ मैं आना चाहता हूँ। एक ये है कि इमरान खान पैन इस्लामिज्म को और पैन इस्लामिस्ट फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशकर। दूसरा ये कि इमरान खान में बड़ी सख्त एंटी अमेरिकन फीलिंग्स पाई जाती हैं। और तीसरा ये कि इमरान खान की जो इकनॉमिक्स है वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर किस्म की, या लेफ्टिस्ट इकनॉमिक्स है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। जो डिस्कशन उनकी है वजाहत सईद के साथ, उसमें तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ग़ालिबन एक बेहतर चॉइस होंगे, बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशंस जो हैं वो लेकर आएंगे। इसमें मुझे बड़ा एतराज़ है कि इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन लेके आएंगे। बहरहाल मैं एक एक करके पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन ये एक बड़ी दूर से बड़ी डिस्टेंट किस्म की एक फीलिंग है, और ये एक फ्लॉड थिंकिंग है। ये एक अमेरिकन थिंक टैंक ओरिएंटेड किस्म की फीलिंग है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस पाए जाते हैं। मुझे तो ये ख़तरा महसूस होने लग गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोग तो बात करते हैं DHA की, करप्शन की, प्लॉटों की, फार्म हाउसेस की, ये किकबैक कमीशन की बात करते हैं। मैं इससे ज़्यादा बड़ा मसला ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने का जो सबसे बड़ा नेगेटिव आउटफॉल है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों में, यूथ में, सोसाइटी और माशरे के अंदर एक थिंकिंग ऐसी पैदा की हुई है जो बड़ी ब्लैक एंड वाइट किस्म की थिंकिंग है। और वो जो उनका एक सोचने का अंदाज़ है तारीख़ की तरफ, जोग्राफिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, दुनिया की तरफ, वो जो थॉट उन्होंने पैदा की है, जिसको वो खुद आके बाद में ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब वो रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में जो थॉट प्रोसेस उन्होंने पाकिस्तान में पैदा किया है वो थॉट प्रोसेस बड़ा रिग्रेसिव है। और वो थॉट प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान, जब तक उस थॉट प्रोसेस से हम नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान कभी भी एक प्रोग्रेसिव, पुरअमन और एक इकोनॉमिकली वेल ऑफ नेशन जो है वो नहीं बन सकती। बहरहाल पहला इशू पैन इस्लामिस्ट। व्हाट इज रॉन्ग इन पैन इस्लामिज्म?
वैसे तो मतलब दिस इज द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग इन पैन इस्लामिज्म? ठीक है, एक ओआईसी का है जिसमें 48, 50 या 56 कंट्रीज जो हैं वो ओआईसी के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, लेकिन वो सब ममालिक के अपने अपने उसके अंदर जो हैं वो इंटरेस्ट हैं। इमरान खान की जो क्या कोशिश थी, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट अबाउट द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जहां एक इंपीरियल ऑर्डर जो है उसने 48 फॉर्मर कॉलोनीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया हुआ है। और सदरलैंड जो है, आई एम श्योर कि अगर थोड़ी सी रिसर्च करें तो उन्हें पता चलेगा कि कई दफ़ा इकोनॉमिस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मगरब के बहुत से राइटर्स ने यूरोपियन यूनियन को एक क्रिश्चियन क्लब के तौर पे डिस्क्राइब किया है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये सिर्फ एक एक्सटेंडेड क्रिश्चियन क्लब है, और अगर ये क्रिश्चियन क्लब ना होता तो इसके अंदर जो है वो फिर आप शामिल क्यों ना कर लेते। अच्छा जी, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे वेव करना शुरू कर दिया था और उस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रोकूं इसमें। सो इकोनॉमिस्ट ने और मगरब के ऑथर्स ने और एनालिस्ट ने कई दफ़ा यूरोपियन यूनियन को एक क्रिश्चियन क्लब के तौर पे देखा है और इसके ऊपर एसेज जो हैं वो लिखे गए हैं। और क्या वजह है कि इस यूरोपियन यूनियन ने, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 40 बरस तक तुर्की जो है, जो नेटो का मेंबर भी है और जिसका तमाम तर ट्रेड जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ ही है, उसको यूरोपियन यूनियन के क्लब में उसको परमिशन नहीं दी। और हर किस्म का एक्सक्यूज जो है फ्रांस की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, बावजूद इसके कि बरतानिया ने बड़ी कोशिश की, इस पर बड़ी ब्रिटिश राइटिंग पाई जाती है कि हमें तुर्की को यूरोपियन यूनियन में लाना चाहिए इस तासुर को ख़त्म करने के लिए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो महज एक क्रिश्चियन क्लब है। अब तो खैर बरतानिया खुद उसमें से बाहर निकल गया, लेकिन नहीं आया। सो यूरोपियन यूनियन एक एक्सपेंडेड क्रिश्चियन क्लब है, उसमें जो भी आर्गुमेंट्स दिए गए तुर्की को ना लाने में वो मांद पड़ जाते हैं जब आप देखते हैं कि उसके दरवाजे ईस्ट यूरोपियन ममालिक के लिए खोल दिए गए, जिनके अंदर उसी किस्म के पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक डेफिसिट के मसाइल थे जिस किस्म की तुर्की के अंदर थे। वहीं उसी किस्म की अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज पाई जाती थी, अंडर डेवलपमेंट थी, इंडस्ट्रियल अंडर डेवलपमेंट थी, जिसका यूरोपियन यूनियन के बजट्स के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। एक पॉइंट। इसी तरह नेटो क्या प्लेटफॉर्म है, वेस्ट का प्लेटफॉर्म है, रशिया का नेटो के साथ क्या झगड़ा है, और जो सारे एंटी चाइना प्लेटफॉर्म्स एसोसिएशंस बनाई हुई हैं वो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये आर्ग्यू करना कि पैन इस्लामिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होनी चाहिए और इमरान खान जो है वो पैन इस्लामिस्ट है। इमरान खान तो खैर उस तरह से पैन इस्लामिस्ट था भी नहीं जिस तरह से 20वीं सदी के शुरू में पैन इस्लामिज्म को जमालुद्दीन अफगानी ने या शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने या और बहुत से लोगों ने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। इमरान खान के अंदर उस किस्म की कोई पॉलिटिकल थ्रस्ट और एम्बिशन जो है वो नहीं पाई जाती। इमरान खान ने तो अपनी पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेशन में ये कोशिश की कि जब ओआईसी, जैसा कि वजहत सईद खान ने अपने इस डिस्कशन में सदरलैंड को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, कि जब इमरान खान को ये रियलाइज हुआ कि ओआईसी डिसफंक्शनल है और कश्मीर के इशू में बहुत से और इशू पे ओआईसी वो रोल प्ले करता ही नहीं है जो ओआईसी को प्ले करना चाहिए। फौरन से अभी हमने देखा कि ओआईसी कितना डिसफंक्शनल और इम्पोर्टेंट है जो कुछ गाजा में हुआ। तो उन्होंने सोचा कि तुर्की, ईरान, मलेशिया, प्रिंसिपली मलेशिया एंड तुर्की एक नया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसमें टेलीविजन नेटवर्क को बिल्कुल सेकेंडरी इशू था। प्रिंसिपल ये था कि आप और जो ठीक तरह से इमरान खान ने उस वक्त उसको समझा ही नहीं कि सारी जो चौधराहट है वो चूंकि सऊदी अरब और यूएई की है, इस पूरे के पूरे ओआईसी प्लेटफॉर्म पे शुरू में नहीं थी लेकिन बन गई। एक ज़माने में ओआईसी, जब 1960s में जब ओआईसी का आगाज़ हुआ तो उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो हैं वो कहीं ज़्यादा फ़ाल थे, विजिबल थे, लेकिन उसकी एवोल्यूशन इस तरह से हुई कि सऊदी अरब ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो उसके ठेकेदार बन गए हैं। थोड़ा सा जहन में कुछ फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स आप लाएं तो आप समझ भी सकेंगे कि असल इशू जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया आबादी के एतबार से बड़े मुल्क हैं, अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के एतबार से, अफवाज के एतबार से, साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी से, मिडिल क्लास के एतबार से ये बड़े मुल्क हैं। आबादी ज़रा सुनते चले जाएं। पाकिस्तान की आबादी 230 से 240 मिलियन के दरमियान है, 23-24 करोड़। इंडोनेशिया की आबादी 270 मिलियन से ज़्यादा है, 27 करोड़। बांग्लादेश की आबादी 170 मिलियन के आगे पीछे है। ईरान की आबादी तकरीबन इस वक्त 90 मिलियन या 9 करोड़ के करीब है, और तुर्की की आबादी भी तकरीबन 84-85 मिलियन से लेके कुछ इस तरह से 8.5 करोड़ के करीब तुर्की की आबादी जो है बन जाती है। और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये तमाम ममालिक हैं जिनका इंडस्ट्रियल बेस है, बड़ी मिडिल क्लास है, बहुत बड़े इनके डायस्पोरास एग्जिस्ट करते हैं, इनकी एक इंटेलिजेंसिया एग्जिस्ट करती है, इनके यहाँ बड़े ज़राए अबलाग हैं, इनके मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं और इनका पास बैंकिंग, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वगैरह जो एग्जिस्ट करता है। तो जो जेन्युइन लीडरशिप बनती है, अगर आप सैमुअल हंटिंगटन की किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के एतबार से भी देखें
तो वो उनमें से किसी मुल्क की बनती है। और सैमुअल हंटिंगटन का जो कैंडिडेट लीडर था मुस्लिम दुनिया का, वो तुर्की था। बहरहाल, तो अब आ जाए, इसको मैंने मेरा ख्याल है खासा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि इमरान खान बिल्कुल इस कैटेगरी में फिट नहीं होते जो डिस्क्राइब किया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में। एंटी अमेरिकनिज्म, इमरान खान किस पासे का एंटी अमेरिकन है? 20 जनवरी 2021 में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उससे पहले इमरान खान के पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट से, व्हाइट हाउस से बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, फ़ोन पे बात हो जाती है। 2019 में इमरान खान 2 दफ़ा वाशिंगटन आते हैं, अमेरिका आते हैं, और जो बहुत बड़ा उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जब कैपिटल वन एरेना में तहरीक इंसाफ ने 30,000 पाकिस्तानी अमेरिकन को इकट्ठा किया। सो दैट वाज अ न्यू स्टाइल एंड अ न्यू अप्रोच टू डिप्लोमेसी एंड एंगेजमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे कि अमेरिका का व्हाइट हाउस, अमेरिका की हुकूमत, अमेरिका के थिंक टैंक्स, अमेरिका के ज़राए अबलाग चौंके। उन्होंने मुड़ के देखा कि पाकिस्तानी भी अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं। तो इमरान खान किसी भी पासे से एंटी अमेरिकन जो है वो नहीं है। और जो ये सारा रेटरिक इमरान खान का है, ये तो 2022 में साइफर के बाद, जब तक ये साइफर की पहले तो बात है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जनवरी 2021 से 2022 तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान की हर किस्म के ओवरचर को शटअप कॉल दी। इमरान खान को, इवन बाइडेन को, प्रेसिडेंट्स का जो मुबारकबाद का मैसेज होता है, पैगाम होता है, वो तक देने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद जब साइफर का सारा ड्रामा हुआ, तो उसके बाद इमरान खान का एक बड़ा इंक्रीजिंगली श्रिल रेटरिक है, और वो एक रिएक्शन है। उसको एंटी अमेरिकनिज्म जो है वो नहीं कहा जा सकता। बड़ी ज्यादती होगी अगर इमरान खान के इस रिएक्शन को कैटेगराइज किया जाए एज एंटी अमेरिकन। 20वीं सदी में बड़े बड़े एंटी अमेरिकन किस्म के लीडर जो हैं वो गुजरे हैं, जिनकी पूरी थ्रस्ट जो थी वो अमेरिकन सिस्टम के या अमेरिकन जो होल था दुनिया में उसके खिलाफ थी, पैक्स अमेरिकाना के खिलाफ थी। इमरान खान को उनमें कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। जो ड्रोन का भी मामला है, दैट वाज मोर एथनिक इन पश्तून एंड ह्यूमन राइट इशूज में, दो उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं। मसदन धूम या वो तमाम लोग जो इमरान खान की ड्रोन्स के खिलाफ जो मुखालफत थी, ड्रोन स्ट्राइक्स की, उसके ऊपर से अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वो बड़ी आसानी से ये इग्नोर कर देते हैं कि दुनिया भर की तमाम वेस्टर्न ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ह्यूमन राइट वॉच, जिसके अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसमें जितनी भी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सब ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ थी। और ख़ुद अमेरिका का सबसे बड़ा जो लिबरल पेपर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी क्लियर कैटेगोरिकल पोजीशन रही है ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ। और जितना न्यूयॉर्क टाइम्स ने ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ लिखा है, इतना मसलसल लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल थोड़ा सा राइट ऑफ द सेंटर किस्म की पब्लिकेशन है, शायद उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। तो ये भी एक बिल्कुल नॉन इशू है। अब आ जाए लेफ्ट ऑफ द इकोनॉमी। लेफ्ट ऑफ द इकोनॉमी में पता नहीं क्यों ये तासुर कायम हो गया। इमरान खान के जो लंगर खाने थे और इमरान खान का जो हेल्थ कार्ड था, इसके अलावा इमरान खान ने ऐसी कौन सी चीज़ की? हाँ, अगर इमरान खान को ने जो एनवायरनमेंट के हवाले से एक्शंस किए, उसको भी लेफ्ट में तो नहीं डाल सकते, वो भी बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। बहरहाल लंगर खाने जो इमरान खान ने बनाए, वो पाकिस्तान की रियासत, जो मेरी टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग है, वो जो लंगर खाने थे बनाए गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में, वो पाकिस्तान के मुखैर हज़रात और एसोसिएशन जो हैं वो उसके लिए पे करती थी वॉलंटरी बेसिस में। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन लंगर खानों के लिए पे भी नहीं कर रही थी। ये तो इमरान खान ने अपनी कैरिज्मा और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को यूज़ करके ये किया। और बल्कि लाहौर में तो मेरा ख्याल है गौहर एजाज साहब जो एप्टमा के पैट्रन इन चीफ थे, जो बाद में मेरा ख्याल है इंटरिम सेटअप में मिनिस्टर हैं अभी भी शायद कॉमर्स के, वो लंगर खानों को चला रहे थे। ये चंद और लोग चला रहे थे। हम आ जाएं इसमें हेल्थ कार्ड में। हेल्थ कार्ड तो एक बहुत ही ह्यूमनिस्टिक चीज़ थी। पूरे यूरोप में, बरतानिया, जर्मनी, हर जगह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ किसी न किसी शक्ल में NHS की एक फॉर्म, एक बेसिक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक हेल्थ सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी एक्सेस तमाम शहरियों को है। अमेरिका में जो इंश्योरेंस का सिलसिला है वो बड़ा डिफेक्टिव है। एक गरीब फैमिली को भी $600 से लेके कम से कम महीने के $2000 देना पड़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने के लिए, और उनको उसका कोई मुनासिब रिटर्न जो नहीं मिलता, उसके बाद उनको को पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। इन एनी केस अगर इसको ये नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि जो अगर सबसे डिफेक्टिव हेल्थ सिस्टम है मगरबी दुनिया के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कोई सबसे नाकस हेल्थ सिस्टम है, सबसे एंटी पीपल किस्म का सिस्टम है, अनसिंपैथेटिक हेल्थ सिस्टम है डेवलप वर्ल्ड के अंदर, वो अमेरिका का है। और अगर पाकिस्तान में इमरान खान ने हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस के एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस कॉन्सेप्ट को आने वाली हुकूमतें उसको ख़त्म करने के बजाय उसे रिफॉर्म कर सकती थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकती थी, इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकती थी। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको, लेफ्ट ऑफ द सेंटर इकोनॉमिक्स तो वो होती है, लेफ्ट की इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है उसमें स्टेट का रोल बढ़ जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर को
डिस्प्लेस करते हैं, स्टेट ओनरशिप को लेके आते हैं। इफ़ एनीथिंग इमरान खान की हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करती रही, इमरान खान की हुकूमत स्टील मिल्स के ऊपर काम करती रही कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए और चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाए। और जिस तरह से बहुत ही मेहनत से इमरान खान की हुकूमत ने एक्सपोर्ट सेक्टर में पाकिस्तान की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करने की कोशिश की, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को, बल्कि इल्ज़ाम भी लगे कि उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है, उनको लोन फैसिलिटी दी गई, उनको इनकरेज किया गया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप किया जाए। तो ये भी बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि ये एंटी अमेरिकनिज्म का इल्ज़ाम, लेफ्ट की इकोनॉमी का इल्ज़ाम, पैन इस्लामिज्म का जो इल्ज़ाम है, ये खालिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, रिमोटनेस की वजह से, जब आप किसी एरिया से बाहर होते हैं, जैसे साधारण तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी पाकिस्तान में ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा होगा, शायद कभी गए हों, मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर जो अमेरिकन एनालिस्ट और थिंक टैंकर्स हैं जो जाते भी हैं 3 दिन के लिए पाकिस्तान वगैरह, उनको पाकिस्तान की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक ज़माना होता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो साल 2-2, 3-3 पाकिस्तान में ठहरते थे। उस किस्म के लोगों को बड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती थी। थिंक टैंकर्स 1-1 साल पाकिस्तान में गुजारा करते थे, यूनिवर्सिटी अटैचमेंट्स होती थी। वो तमाम ट्रेंड जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं समझता हूँ जो प्रिंसिपल इशू है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। जो प्रिंसिपल इशू है, अब आता है उस इशू की तरफ जो मैं समझता हूँ कि जो प्रिंसिपल इशू है वो ये इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान का एक बड़ा ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट किस्म का एटीट्यूड था टूवर्ड्स इंडिया, बेसिकली टूवर्ड्स मोदीज इंडिया। और इमरान खान की वजह से साउथ एशिया के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तमाम ताल्लुकात का प्रोसेस जो है वो इमरान खान की ज़िद की वजह से जो है वो रुक गया था। और मैंने आपको कई सीरीज़ वीलॉग्स में, मेरा ख्याल 1 दर्जन से ज़्यादा वीलॉग्स में इसके हवाले से कर चुका हूँ, जहाँ मैंने सबसे पहले आपको ये बताना शुरू किया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में किया, वो एक इंडो अमेरिकन स्क्रिप्ट के अंदर वो उन्होंने फ्लो किया। और इसका मसला, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एक्सक्यूज़ जो पाकिस्तानी मीडिया जिनको लेकर चला, जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, जो तासुर कायम किए गए हैं, वो गलत थे। मैंने ये मार्च 2022 से कहना शुरू कर दिया था, और अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उस वक्त तो शायद 1% लोग भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, लेकिन आज अच्छी भली परसेंटेज ऐसी है पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की अक्रॉस द वर्ल्ड जो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से देयर इज़ एन इंडो अमेरिकन स्क्रिप्ट इन साउथ एशिया, जो बेसिस बना है इमरान खान की रजीम चेंज ऑपरेशन का। और वही दर हकीकत इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकेगी बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका, पाकिस्तान की जो बिखरी हुई और उलझी हुई पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से इस मुल्क में एक इंटेलेक्चुअल पसमानदगी है, वहाँ पर असल इश्यूज़ के ऊपर डिबेट हो नहीं रही। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वजाहत सईद खान ने जो सिलसिला शुरू किया डिस्कशन का, जिसको मैं भी चाहूँगा कि कंटिन्यू करूँ, जो उन्होंने सदन के साथ इनिशिएट किया, पढ़े लिखे एजुकेटेड जो सोफिस्टिकेटेड इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं मीडिया के या थिंक टैंक्स के, उनके दरमियान इन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि मेरा ये छोटा सा वीलॉग जो है ये बड़ा नाकाफ़ी है इस हवाले से, और वजाहत सईद का भी इस हवाले से बड़ा नाकाफ़ी है। मैं उस चीज़ के ऊपर आ जाऊँ कि ये जो इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने एक सेटलमेंट का, ये इंडो पाकिस्तानी रिलेशनशिप का रास्ता जो है रोका है। बेसिकली जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको समझने की बात है कि जिस तरह से रिलेशनशिप को अमेरिका या अमेरिकन लेड वेस्ट जो रिलेशनशिप को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उस रिलेशनशिप के रुकावट की बात हो रही है। तो उसी के अंदर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। 26 जुलाई 2018 को जब इमरान खान ने इलेक्शन जीत के, 25 जुलाई के इलेक्शन जीत के अपनी पहली विक्ट्री स्पीच की, नेशनल एड्रेस किया, तो उसमें इमरान खान के फेमस वर्ड्स हैं हिंदुस्तान के हवाले से कि हम हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हम हर किस्म की चीज़ पे डायलॉग चाहते हैं, आप 1 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इमरान खान का एक सिर्फ रेटरिक नहीं था। पहला काम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने किया कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात, डायलॉग और हिंदुस्तान को इंगेज करने के लिए कोशिशें शुरू की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा, उनको उन्होंने इस्तदा की कि आप, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की साइडलाइंस में सितंबर में जो हो रहा था इजलास UNGA का, उसमें पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त की हिंदुस्तान की जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज साहिबा मरहुमा, जिनकी डेथ हो गई है सिंस देन, उनके दरमियान आप एक मुलाकात होने दें। इंडिया ने उसको पहले एग्री किया, उसके बाद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उसमें से निकलना चाहती थी। एक इंतहाई फजूल किस्म का इशू क्रिएट करके बॉर्डर के ऊपर कोई सिपाही कश्मीर में 2-3 जो हैं वो किसी अटैक के अंदर मारे गए, और एक्सक्यूज़ क्रिएट किया क्या बाकायदा हिंदुस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से
रवीश कुमार उनके स्पोक्समैन थे, उन्होंने ट्वीट्स किए इमरान खान के ऊपर, उन्होंने ज़ाती हमले शुरू कर दिए, बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जो बिल्कुल साउथ एशियन और इंडियन कल्चर में है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस की वो लैंग्वेज ही नहीं है, ये तौर तरीका ही उनका नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। और इमरान खान को दहशतगर्द, टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया, नोइंग फुली वेल कि जो कुछ भी हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसका इमरान खान के साथ किसी तरह से भी विद एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ताल्लुक नहीं हो सकता था। मुझे उसकी ये समझ आती है कि इस किस्म की जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान को एक शट अप कॉल दी जाए, इतना उसको यानी उसको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि इस स्टेज के ऊपर 2018 में इमरान खान की हुकूमत को एक मैसेज चला जाए कि हिंदुस्तान, न्यू दिल्ली सरकार जो है वो आपको एंगेज नहीं करना चाहता। इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि क्यों नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत ही इसको जिसको थिंक टैंक की लैंग्वेज में आपको ये कह सकता हूँ कि दिल्ली सरकार का फैसला ये था, मोदी गवर्नमेंट का फैसला ये था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को इंगेज नहीं करना है। क्या वजूहत थी, इस पर बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ के हम आ जाएँ, आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम पुलवामा पे आ जाते हैं। फरवरी की 14 तारीख को पुलवामा होता है। हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस, ISI वगैरह ने पुलवामा करवाया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अप्रैल से मई के दरमियान हिंदुस्तान का 7 फेज़ जनरल इलेक्शन शुरू हो रहा था। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को रूल आउट तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किस्म की बेवकूफ़ी कर लें, पता नहीं क्यों अगर उन्होंने किया ऐसा किया, लेकिन जो इसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है वो ये क्वेश्चन रेज करता है कि फरवरी 2019 के अंदर हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन से जब शुरू हो रहे थे अप्रैल में 7 फेज़ इलेक्शन, उससे सिर्फ 6, 7, 8 हफ्ते पहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर इतना हाई प्रोफाइल किस्म का अटैक करवाना, क्या ISI की या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की उसमें क्या उसको क्या फ़ायदा मिल सकता था, कुछ समझ नहीं आता फ़ायदा। मतलब बहुत सी और जगहों पे अगर आप पठानकोट के हमले की एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको समझ आता है कि एक पीस प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए वो हमला किया जा सकता है। बहुत सी और चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती। इन एनी केस उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने कर दी पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर, एबटाबाद के करीब बालाकोट के अंदर, वो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का स्टेप था। ये कोई आसान चीज़ नहीं थी जो उन्होंने की है, और उसमें क्लियर कट आपको वो एक बॉलीवुड का पूरा स्क्रिप्ट जिसमें RSS और BJP पिछले कई सालों से जिसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, जो हिंदुस्तान की फिल्मों में डायलॉग कहे गए कि जिस तरह से अमेरिका ने घुस के मारा था हम भी उस तरह से क्यों नहीं कर सकते। सितंबर 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसी तरह से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, जो सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा एक नॉर्मल ग्राउंड ऑफेंसिव था, जिसमें कुछ सौ गज़ या कुछ सौ फुट हिंदुस्तानी फोर्सेस के कमांडोज जो हैं वो पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आ गए। बहुत ज़्यादा फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ। पाकिस्तानी आर्गुमेंट यह है कि कोई क्रॉसिंग हुई नहीं थी, सिर्फ हैवी फायरिंग की गई हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें से एक नैरेटिव शेप किया गया। इंडियन आर्गुमेंट यह है कि 1 किलोमीटर अंदर इंडियन कमांडोज आ गए और उन्होंने आके पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो वहाँ से, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स वहाँ से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार डाला। वहाँ पे बड़ा ग्रे एरिया है कि एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन मैं जिस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि RSS BJP की जो हुकूमत है उसका एक नैरेटिव था, जिस नैरेटिव को लेकर उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की। लेकिन बालाकोट स्ट्राइक के बाद, बालाकोट स्ट्राइक जो थी उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव था अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि पाकिस्तान कोई काउंटर स्ट्राइक जो है वो ना करे। और अगर पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक ना करता तो इसका मतलब था कि हिंदुस्तान की हुकूमत को मुकम्मल तायद हासिल थी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, जो चाह रहे थे कि एक नया स्ट्रेटिजिक नॉर्म, एक नया स्ट्रेटिजिक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो साउथ एशिया के अंदर अचीव हो जाए। जिस तरह का बैलेंस ऑफ पावर जो है मशरक़ वस्ता में 1981 के बाद इसराइल ने प्रोग्रेसिवली अचीव किया, जब पहले इराक का उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर ओसरेक का उड़ा दिया, उसके बाद उन्होंने इराक में बार बार इसराइली एयरफोर्स ने एयर सिक्योरिटी हासिल की, लेबनान के अंदर हासिल की, इराक के अंदर, इराक, सीरिया और लेबनान। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है जब आप जहाँ खड़े हैं कि इसराइली एयरफोर्स जब चाहती है सीरिया के अंदर, दमिश्कस के अंदर, लेबनान के अंदर और इराक के अंदर वो स्ट्राइक्स कर सकती है। इराक में रिसेंटली उन्होंने करनी बंद कर दी है क्योंकि एक अमेरिकन किस्म की गवर्नमेंट है, लेकिन जब चाहते हैं वो सीरिया में एयर स्ट्राइक करते हैं। हिंदुस्तान ने यही प्लान बनाया, मोदी सरकार ने, जो उनकी दीना उनकी मिलिट्री डिज़ायर थी, और 2019 में क्लियरली दैट वाज बीइंग सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, बाय ऑस्ट्रेलिया, बाय UK एंड बाय फ्रांस। तो ये जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट है वेस्टर्न सपोर्ट का, ये बजाते खुद क्वेश्चन रेज कर देता है पुलवामा के पूरे वाक़े की इंटेग्रिटी में, जिसमें एक तरफ से इलेक्शन में फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ से एक नया स्ट्रेटेजिक नॉर्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने जो उसमें काउंटर रिस्पॉन्स किया, काउंटर रिस्पॉन्स का ताल्लुक कैपेसिटी से भी था और पॉलिटिकल विल से भी था। हाईएस्ट पॉसिबल
जो पाकिस्तान के लोग हो सकते थे ज़िम्मेदार, मैंने उनसे बाद में पूछा। मार्च में नाम मैं नहीं लेता, बिकॉज कभी भी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन जो होती है ऑफ द रिकॉर्ड, मेरा एक असूल है कि आप उसमें लोगों के नाम नहीं लेते। लेकिन मैंने कैटेगोरिकली ये पूछा कि क्या अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना होता, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते, कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, तो क्या हम रिस्पॉन्स कर सकते। बहुत सोच के मुझे जवाब मिला कि मुश्किल हो जाता, डिस्कशन शुरू हो जानी थी, सेकंड थॉट शुरू हो जानी थी, और काउंटर स्ट्राइक हम जो है वो गालिबन ना कर सकते। इस क्लियरली शोज़ के एक इंतहाई मुश्किल डेलिकेट मोमेंट में, जो सबसे मुश्किल मोमेंट था इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का, जो 1998 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं, वो बिल्कुल भी इसके करीब नहीं आते थे, बिकॉज ये एक बहुत डेलिकेट था, डिफ़िकल्ट था, ये फ्लूइड सिचुएशन थी। इसमें पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड चाह रही थी कि एक नया स्ट्रेटेजिक जो पैराडाइम है वो इस्टेब्लिश हो जाए। ये इमरान खान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी कि उन्होंने काउंटर स्ट्राइक की और वो नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। और ये वो डिफाइंस है, ये वो डिफाइंस है जो मैं समझता हूँ, जिसका असल में जो गुस्सा है वो इस बेसिकली तौर पे इस डिफाइंस का है। लेकिन इस डिफाइंस के मोमेंट में भी इमरान खान ने बड़ी प्रैग्मेटिज्म दिखाई, जो वजाहत सईद ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो के अंदर, कि जब अभिनंदन वाराथम, जिसका पूरा नाम पायलट का, जिसको अभिनंदन ही सब कहते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था मैं निकालना चाह रहा हूँ, अभिनंदन को जो एयरफोर्स के पायलट थे, जब उनको वापस करने का फैसला किया, तो वो एक बहुत प्रैग्मेटिक डिसीजन था, जिसकी तमाम पॉलिटिकल कॉस्ट इमरान खान ने बर्दाश्त की। बिकॉज तनकीद ये थी कि डर गए, वापस कर दिया, उसको रखे रखना था। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि नरेंद्र मोदी, जिनको एश्योर कराया गया था कहीं क्वार्टर से कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी को कैसे ये इंश्योर कराया गया था, कैसे उनको ये एहतमाद दिलाया गया था कि पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक नहीं करेगा। अब नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ चुके थे जब क्रूज मिसाइल्स के अटैक की बात हो रही थी, बिकॉज नरेंद्र मोदी अगर उससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे पुलवामा से, तो सियासी फ़ायदा उठाने के बजाय उनको बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान हो रहा था। तो उस स्टेज के ऊपर बहुत खतरा था, वो वाकई बड़ा डेलिकेट पॉइंट था। और जब लोग एक मशहूर कहानी है कि जनरल बाजवा की हवाइयाँ उड़ रही थी, पसीने छूट रहे थे, टांगें खड़खड़ा रही थी, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट। तो इमरान खान ने अभिनंदन को रिलीज़ करके बहुत प्रैग्मेटिज्म की, नरेंद्र मोदी को फेस ऑफ दिया, उनको एक रिलीफ प्रोवाइड की, उनको एक रास्ता दिया, और यूँ एक पूरी सिचुएशन जो थी उसको बहाल करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है उस स्टेज के ऊपर एग्जिट दिया उन्होंने उनको। तो बाकी सब क्या कर रहे थे, पीपीपी एमएलएन तो इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके बाद माय लास्ट पॉइंट, क्योंकि बाद डिस्कशन बड़ी लंबी हो गई, अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, ये एक खालिस्तन, इसकी कोई स्ट्रेटेजिक लंबी चौड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को यही बात बताई गई है, वो उसको बार बार दोहराते रहते हैं। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मकबूजा जम्मू और कश्मीर की इंसर्जेंसी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुकी थी। ये इसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की, कांग्रेस की हुकूमतों ने बड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये काउंटर स्ट्रेटजी की जंग लड़ी है, काउंटर इंसर्जेंसी लड़ी है उन्होंने। और कश्मीर में अब एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए थी, जो हिंदुस्तान एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल डायलॉग से इस्लामाबाद के साथ कर सकता था। ये अल्टीमेटली हो ही जाना था। अगर सोनिया गांधी और मनमोहन टाइप गवर्नमेंट होती कश्मीर में, तो वो पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ आहिस्ता आहिस्ता डायलॉग के जरिए इस चीज़ को सेटलमेंट करते, और वो आर्टिकल 370 को सडनली एब्रोगेट करके उन्होंने जो सूरत हाल पैदा की है यूनिलैटरल तरीके से, मैं समझता हूँ कि बड़ी अनवाइज सिचुएशन थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। और इमरान खान ने तो कोई ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ख़त्म नहीं किए, जो सदानंद धूम उसको क्लेम करते रहे हैं, महज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को डाउनग्रेड किया गया। तो इसके बाद जब हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर चले भी गए, जिनसे बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर थे, लेकिन उसके बाद भी इंडियन डिप्लोमेट्स के तो पता नहीं मैंने कितने डिनर और कितने लंचेस और कितने मैंने इवनिंग्स जो हैं वो इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ, इंडियन डिप्लोमेटिक एरिया जो है, जो उनकी एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, जो बिल्डिंग है, वहाँ पता नहीं कितने मैंने डिनर किए हैं। तो सारे रिलेशनशिप डाउनग्रेड हुए, रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं हुए। तो ये भी एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली अगर इसको ऑब्जेक्टिव देखें, अगर बहुत से वो लोग जो इसमें प्रोपेगेंडा करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव देखें, तो वो तमाम गलतियां जो हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशनशिप की हैं, जो ब्लंडर्स हैं, वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किए हैं गुज़िश्ता 4-5 बरस में, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, वो इमरान खान ने नहीं किए। बहरहाल बात लंबी हो गई, फिर इस पर मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ योर कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू सो मच।